वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो अभी बहुत ही रिसेंटली जो न्यूज़ में आया है वो है बिहार कास्ट सेंसस। इसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे हम लोग, एक एक पॉइंट, एक एक डाटा जो इसमें दिया हुआ है उसका क्या माने निकल रहा है, इसके अलावा क्या इसके कंक्लूजन्स हैं, क्या इसका इम्प्लीकेशन देखने को मिलेगा, कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है इन डाटा को, इन सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान ले हम लोग कास्ट सेंसस के बारे में कि ये जो बिहार में कास्ट सेंसस हुआ है एक्चुअली में कास्ट सेंसस है क्या, कब हुआ था, कह लीजिए कि सबसे लास्ट टाइम कब हुआ था, और अभी जो हुआ है उसमें क्या क्या रिजल्ट्स आए हैं, ये सभी चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, कास्ट जो है ना वो एक्चुअली में एक सोशल और कल्चरल फिनोमेना है जिसका कि हम लोग जानते हैं कि अपने इंडियन हिस्ट्री में बहुत ही पुराना, बहुत लंबा और बहुत ही जटिल इतिहास रहा है। कास्ट एक्चुअली में होता क्या है, कास्ट एक सिस्टम है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पीपल को डिवाइड करते हैं। हायरार्किकल डिवीजन है, एक श्रेणीबद्ध है। कह लीजिए कि ऊपर के कास्ट हैं, फिर मिडिल में फिर लोअर कास्ट हैं, कुछ अनटचेबल्स हैं। तो श्रेणीबद्ध जब हम डिवीजन करते हैं लोगों का, किस बेसिस पे, बर्थ के बेसिस पे, या तो उनका कौन सा काम है, रोज़गार है, उसके बेसिस पे, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे, किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं उस बेसिस पे, और रीजन किस जगह से हैं उस बेसिस पे। इन चारों बेसिस पे जब हम लोगों को क्या कहते हैं, श्रेणियों में रखते हैं तो वो कास्ट कहलाता है। ऐसा सिस्टम कास्ट सिस्टम कहलाता है। कास्ट जो है वो आपको पता होगा कि एक कह लीजिए कि हम लोग देखते आए हैं अपने इतिहासों में कि कास्ट एक ऐसा हथियार है जिसके हिसाब से, जिसके बेस पे कई बार इनइक्वलिटीज़ का सामना करना पड़ा है उन कास्ट को जो लोअर हैं। डिस्क्रिमिनेट किया गया है, उन्हें अप्रेस किया गया, दबाया गया कई सालों से ये चलता आया है। जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं, स्पेशली जो लोअर कास्ट और अनटचेबल्स हैं, काफ़ी जो है कह लीजिए कि इनका जो हालत है वो बहुत बुरा हो गया। ठीक, अब ये जितने भी इश्यूज़ हैं जो कास्ट बेस्ड इनजस्टिस और डिप्रिवेशन से निकले हैं, है ना, इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको कह लीजिए कि समाप्त करने के लिए, इसके लिए अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज़ बनाने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है कई सारी चीज़ों को अलाउ करता है। जैसे कि रिजर्वेशन देना, किस चीज़ में, एजुकेशन के सीट में ना, कितने सीट्स उन लोगों को मिलने चाहिए जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट में जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज होगा उसके जब भी भर्ती निकलेगी, वैकेंसीज निकलेगी, तो उसमें कितना परसेंट जो है कह लीजिए कि रिजर्व्ड होगा और कितना अनरिजर्व्ड होगा, इस टाइप से निकलता आया है। साथ में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, देखिए जो रिजर्वेशन इंडिया में वो यही इसी 3 बेसिस पे चल रहा है, इसी 3 फील्ड में दिया जाता है, एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, है ना। और इसमें जो ग्रुप्स शामिल हैं वो है शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस। अब ये जो ग्रुप्स हैं इनको हिस्टोरी, जो कह लीजिए कि अपने हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हिस्टोरिकली इनको जो है डिसएडवांटेज मिला है, क्योंकि ऑब्वियसली इनका जो कह लीजिए फाइनेंशियल कंडीशन है कई सालों से बढ़िया नहीं रहा है। इसके अलावा इनको अपर कास्ट के द्वारा डिस्क्रिमिनेट किया गया है जगह जगह पे, चाहे वो जहाँ वो जॉब कर रहे हो वहाँ हो, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज, कहीं भी बहुत डिस्क्रिमिनेट किया गया है। अब ये जो रिजर्वेशन पॉलिसीज़ है ना, इसको इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत होती है। किस चीज़ की, जब आपके पास रिलायबल डाटा ही नहीं हो, अपडेटेड डाटा ही नहीं होगा कि इंडिया में जो पॉपुलेशन है उसका कास्ट कॉम्पोजिशन क्या है, तो आप किस हिसाब से एकदम परफेक्ट पॉलिसीज़ बनाएंगे। तो जो भी अभी पॉलिसीज़ बनी हैं वो 1931 में जब सेंसस हुआ था, जब कि आपको पता ही होगा कि ब्रिटिश रूल अपने यहाँ था, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है वो चल रही थी, उसी टाइम पे जो डाटा अवेलेबल है, लास्ट जो कास्ट सेंसस है वो 1931 में ही हुआ है। तो उसके बाद जितने भी कास्ट सेंससेस हुए हैं उसमें मेनली SCs और STs को ही गिना गया है, OBCs के बारे में कोई डाटा नहीं है। आपको पता होगा 2011 के टाइम पे कास्ट जो है, जब हम लोगों का आपको पता होगा सेंसस चल रहा था तो उसमें कास्ट पूछा गया था, लेकिन वो डाटा इतना, क्योंकि दबाव के कारण शायद कांग्रेस की गवर्नमेंट ने ऐसा किया था, और वो डाटा इतना ख़राब आया, इतना कह लीजिए कि ख़राब आया कि जो सेंसस कमेटी थी उसने इसको अलाउ ही नहीं किया कि इसको पब्लिक करें। अब उसने अलाउ नहीं किया, या फिर कह लीजिए गवर्नमेंट की अपनी कुछ साजिश रही हो जो भी, जिसकी वजह से वो डाटा आया ही नहीं। ठीक है, और OBCs जो है फिर से वो छूट गए, तो OBCs का जो है डाटा वो सही से मिला ही नहीं। तो एक तरह से गैप क्रिएट हो गया है कि हम लोग जितने भी OBCs हैं हमारे देश में उसका जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो कैसा है, और अगर बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में है तो उनको किस तरीके से ऊपर लाया जाए। तो हमारे देश में हज़ारों कास्ट्स हैं और इनमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ SCs और STs को ही बार बार गिन रहे थे। OBCs जो कि मेजॉरिटी हमारे पॉपुलेशन का कह लीजिए कि है, वो उसके बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज ही नहीं था। वही 1931 का ऑलमोस्ट कह लीजिए कि 90 साल पुराना डाटा पे हम लोगों की पॉलिसीज़ चल रही थी। ठीक,
अब ये जो गैप को भरने के लिए ना कई बार कोशिशें हुई हैं, कई स्टेट्स जो हैं उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। आपको पता है कि कर्नाटक में भी ये हुआ है, लेकिन इसका डाटा फिर जो गवर्नमेंट है, कर्नाटक की गवर्नमेंट उस टाइम पे जब डाटा ली थी कर्नाटक के अपने स्टेट में, तो उस डाटा को भी उन्होंने वो जो है पब्लिक नहीं किया है। लेकिन वो डाटा सही है, उसको क्या कहते हैं कि उसमें उसको लेने में, उस सेंसस को कराने में कोई कह लीजिए कि नज़रअंदाजी नहीं बरती गई, कोई ऐसा नहीं कि बेदिल से किया गया हो, अच्छे से किया गया, लेकिन उसको अभी भी कह सकते हैं कि आउट नहीं किया गया, क्योंकि वहाँ पे जो दो मेन समुदाय हैं, आपको पता होगा लिंगायत के बारे में, है ना, जो मेन जो दो समुदाय हैं उनका शायद कुछ गड़बड़ है, जिसकी वजह से उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो इस डाटा को पब्लिकली आने का विरोध करते हैं, जिसकी वजह से वो पब्लिकली आया नहीं है। लेकिन अभी जो बिहार ने ये किया है, बिहार ने इस जो सर्वे है, कास्ट बेस्ड सर्वे, इसको कंडक्ट किया 2023 में और जाके पब्लिक भी कर दिया। आपको पता होगा कि ये जब कास्ट बेस्ड सर्वे स्टार्ट हुआ तो कई सारे केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में गए, कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, हाई कोर्ट में केस चल रहा है कि भाई कास्ट बेस्ड सर्वे का क्या बिहार को हक भी है, क्या उसका आधिकारिक क्षेत्र में आता है। अभी केस चल रहा है, तब तक में सेंसस हो भी गया और बिहार गवर्नमेंट ने पब्लिक कर भी दिया। अब जब जो रिज़ल्ट आएगा कोर्ट में केस का तब देखा जाएगा। तो इसके अलावा बिहार के बाद हम लोग देखते हैं और भी कुछ स्टेट्स जो कि जैसे कि उड़ीसा है, उसने भी कास्ट बेस्ड सर्वे स्टार्ट कर दिया। तो अब बिहार का जो है ना एक बहुत ही कह लीजिए कि इम्पॉर्टेंट या एक सिग्निफिकेंट कह लीजिए कि एक महत्वपूर्ण इतिहास रहा है कि वो इंडियन पॉलिटिक्स को ना कई बार इसमें भूचाल लाया है। चाहे वो आप जयप्रकाश नारायण का समझ लीजिए या महात्मा गांधी चंपारण से स्टार्ट किए थे, तो महात्मा गांधी ले लीजिए, जेपी नारायण ले लीजिए, या फिर आपको पता है जो लालू यादव का जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स जो है स्टार्ट हुआ, ये सभी चीज़ों की वजह से ना एक बिहार जो है पॉलिसीज़ बनवाने में नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे काफ़ी आगे रहा है। इस बार फिर से बिहार में जो है कास्ट सर्वे हुआ है और ऐसा माना जा रहा है, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बिहार कास्ट सर्वे का फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस होगा स्टेट के पॉलिटिक्स पे, पॉलिसीज़ पे और सोसाइटी पे, इसके अलावा नेशनल पॉलिटिक्स पे भी, नेशनल पॉलिसीज़ पे भी। अब केंद्र सरकार पे भी दबाव बनाई जा रही है ओपोजिशन की कास्ट बेस्ड सर्वे करवाया जाए। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो सर्वे हुआ है इसको किस तरीके से किया गया, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे और इसके मेथोडोलॉजी क्या थी, किस तरीके से करवाया गया। तो जनवरी में नीतीश कुमार की जो गवर्नमेंट है उसने इस सर्वे को स्टार्ट करवाया इस अंदेशे से, इस कह लीजिए कि एम से कि जो जितनी बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं उनको अपलिफ्ट किया जाए, उनका, और जो भी इससे रिज़ल्ट आता है, पॉलिसीज़ बनते हैं, वेलफेयर स्कीम्स बनते हैं, उसका सही बेटर इम्प्लीमेंटेशन हो सके। सर्वे जो है वो 2 फेज़ में कंडक्ट किया गया। पहला जो था वो फेज़ था हाउस लिस्टिंग का, दूसरा फेज़ था कास्ट एंड इकोनॉमिक एन्यूमरेशन का। जो डाटा कलेक्ट किया गया इस सर्वे का वो स्टार्ट हुआ था जनवरी 7, 2023 से और ख़त्म हुआ अगस्त 31 और 2023 को, और फिर ये जो डाटा है अक्टूबर 2 को रिलीज़ कर दिया गया। ये जो सर्वे था इसको कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी जो है वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जो बिहार गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट है, उसको दी गई। जो गवर्नमेंट थी उसने डिजिटली भी जो डाटा है उसको कलेक्ट करने की कोशिश की और एप्लीकेशन बनवाया जिसका नाम था बिजक बिहार जाति आधारित गणना। अब ये जो एप्लीकेशन है इसको बनवाया बेल्ट्रॉन, जो बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है, जो कि गवर्नमेंट बॉडी है, गवर्नमेंट एजेंसी है जो IT सपोर्ट प्रोवाइड की। उसने क्या किया कि महाराष्ट्र बेस्ड जो प्राइवेट फर्म था, महाराष्ट्र की जो प्राइवेट कंपनी थी ट्राइजिन टेक्नोलॉजीज़, उसको ये कह लीजिए कि उन्होंने ये जिम्मेदारी दी बेल्ट्रॉन ने कि इस मोबाइल ऐप को डेवलप किया जाए। ये जो सर्वे हुआ उसने टोटल 214 कास्ट जो कि बिहार गवर्नमेंट की लिस्ट में है उसको काउंट किया है, और इस लिस्ट के अकॉर्डिंग 22 जो कास्ट हैं वो SCs के हैं, 32 कास्ट जो हैं वो STs के हैं, 30 कास्ट जो है वो बैकवर्ड क्लासेस के हैं और 113 जो है वो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं। 7 कास्ट्स हैं जो अपर कास्ट्स में आते हैं। तो इस डाटा को काउंट किया गया, जितने भी लिस्ट में जो कास्ट थे बिहार गवर्नमेंट के उसके डाटा के हिसाब से जो है काउंट किया गया। सर्वे जो है उसने कई सारी चीज़ों के डाटा को कलेक्ट किया है, जैसे कि रिलीजन का डाटा, लैंग्वेज का डाटा, एजुकेशन का डाटा, ऑक्यूपेशन का डाटा, इनकम का डाटा, एसेट्स क्या क्या है उनके पास, लैंड होल्डिंग्स क्या है, हाउसिंग कैसा घर है, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, हेल्थ स्टेटस, डिसेबिलिटी स्टेटस, माइग्रेशन स्टेटस और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। इन सभी चीज़ों को नज़र में रखते हुए, इन सभी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने अलग अलग कास्ट के जो लोग हैं, पॉपुलेशन है उनका ये डाटा कलेक्ट करवाया।
अभी ये जो सर्वे स्टार्ट हुआ इसने, अब ये तुरंत ऐसा तो नहीं है कि भाई गवर्नमेंट ने कहा और फिर जो है आसानी से हो जाए। तो कई सारे जो हैं अपोजिशन पार्टी हैं उसने कई कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा ही इस चीज़ को लेकर के प्रोटेस्ट किया। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ना जो अपोजिशन में थे उन्होंने कई सारे प्रोटेस्ट किए। इसके अलावा लीगल चैलेंजेस, कोर्ट में केसेस गए, है ना। अब ये ग्राउंड क्या था जो कोर्ट में केस गया, इसका ग्राउंड यही था जो मैंने शुरू में बताया कि क्या बिहार गवर्नमेंट को अधिकार है कि जो कास्ट बेस्ड सर्वे वो करवाए, क्योंकि जो है आप देखिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही ये अधिकार दिया गया है कि वो इस टाइप के जो डाटा हैं उसका सेंसस करवाया जा सकता है, मतलब करवा सकती है। तो जब ये केस गया कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट ने इन और इसके अलावा जो पटना हाई कोर्ट है, इन दोनों ने जो है इस टाइप का जो केस है वो लेने से मना कर दिया और कहा कि जो गवर्नमेंट कर रही है बिहार गवर्नमेंट वो वैलिड है, लीगल है, इलीगल नहीं है। बिहार गवर्नमेंट ने किसी भी तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन जो है उसको पार नहीं किया है। और फिर आपको पता है कि रिव्यू जो है प्लीज पे प्लीज दायर होते गए, केस चलते रहे, लेकिन आ गया डाटा। अब कोई भी केस हो जाए, कुछ भी हो जाए, डाटा आ चुका है, पब्लिक हो चुका है। अगर ये मान लीजिए गवर्नमेंट वापस भी ले लेती है फिर भी लोगों के पास तो डाटा पहुंच चुका है। वो इस पर कई सारे जो कह लीजिए कि जितने भी कास्ट हैं उनके जो नेता हैं वो इस पर डिमांड कर सकते हैं इस डाटा के बेसिस पे, क्योंकि कंडक्ट किया गया और रिलीज़ किया गया है। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो कि है कि इस कास्ट सर्वे का क्या रिजल्ट है, क्या फाइंडिंग्स हैं। तो बिहार कास्ट सर्वे ने बताया कि बिहार का जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 13 करोड़, उससे ज़्यादा 13 करोड़ की आबादी से भी ज़्यादा की आबादी जो है हमारे बिहार की है। अब ये जो बिहार का जो भी कास्ट सर्वे है ना, इसने ये दिखाया कि बिहार में सबसे बड़ा सोशल ग्रुप जो है वो ईबीसी है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है, और उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है अदर बैकवर्ड क्लास। ये दोनों मिल करके बिहार के पॉपुलेशन के 63% हो जाते हैं। और ये जो डाटा है ना ये हमारे परसेप्शन को, जो कि लोगों का परसेप्शन था कि बिहार में जो अपर कास्ट है वो ही डोमिनेंट और इन्फ्लुएंशियल ग्रुप है, तो इस है ना ये जो हमारा परसेप्शन है इसको चैलेंज करता है और बताता है कि नहीं, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं वो बिहार में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है। ज़रा हम लोग डाटा पे देख लें तो डाटा ये कहती है कि जो अपर कास्ट हैं वो ऑलमोस्ट 16%, मान लीजिए 15.5% है। एसटीज़ जो हैं 1.6% हैं, एससीज़ जो हैं वो 19.7% है, और ओबीसीज़ जो हैं 27.1% है। और जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस हैं वो हैं टोटल 36.1%। देखिए डाटा थोड़ा बहुत डेसिमल में फ्लक्चुएट कर सकता है, क्योंकि मैंने जो डाटा लिया है जिस कह लीजिए कि जो गवर्नमेंट का जो वेबसाइट है उस डाटा को जब लिया है और पाई चार्ट में बनाते हैं तो वो इक्वल करने के लिए कि 100% के बराबर लाने के लिए थोड़ा बहुत डाटा जो फ्लक्चुएट हुआ वो पॉइंट में डेसिमल में हुआ होगा तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए आगे हम लोग और भी फाइंडिंग्स को देखते हैं। तो हमको पता चलता है कि जो ओबीसीज़ हैं, ओबीसीज़ में जो सबसे, देखिए ओबीसीज़ में बहुत सारे कास्ट आते हैं लेकिन हम लोग मेजर कास्ट को देख लेते हैं। यादव जो है वो 14% है, सबसे ज़्यादा ओबीसी में सबसे बड़ा जो सोशल ग्रुप है वो यादव का है। फिर है कुशवाहा 4% है, कुर्मीज़ 3% है, और बनिया जो है वो 2% है। ईबीसीज़ में जब हम लोग देखते हैं एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस में तो तेली जो है वो 3% है, नाइस जो है वो 2% है, धनुक्स जो है वो 2% है, और जो गंगोताज हैं वो 0.4% है। ये चार जो है लार्जर ग्रुप्स हैं ईबीसीज़ के। इसके अलावा और भी ग्रुप्स हैं, उसका डाटा जो है वो हम लोग जान के अभी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो मेजर ग्रुप्स हैं उसको जान लेते हैं हम लोग। वैसे ही एससी में जो सबसे बड़ा जो कास्ट है वो है चमार 5% है, और उसी के बराबर है दुसाद जो कि 5% है। मुसहर जो है वो 3% है, और जो पासीज़ हैं वो 1% हैं। ये हैं लार्जेस्ट ग्रुप्स जो हैं शेड्यूल कास्ट्स के। एससीज़ की बात करें एसटीज़ की बात करें शेड्यूल ट्राइब्स की, तो उसमें हम लोगों को लार्जेस्ट ग्रुप देखने को मिलता है थरुस। उसके बाद संथालीज जो 0.4% हैं, और फिर गोंड्स जो कि 0.2% हैं। अगर अपर कास्ट में देखें तो अपर कास्ट में सबसे डोमिनेंट ग्रुप जो है वो ब्राह्मण्स हैं जो कि 4% है, राजपूत वो 3% हैं, भूमिहर्स वो 3% हैं, और जो कायस्थ हैं वो 0.6% हैं। ये अपर कास्ट के 4 मेजर कास्ट्स हैं। तो इस सर्वे ने सिर्फ और सिर्फ कास्ट का डाटा नहीं लिया था बल्कि रिलीजन का भी डाटा लिया था। और रिलीजन वाइज देखें तो बिहार में 82% हिंदूज़ हैं, 17.7% मुस्लिम्स हैं, बुद्धिस्ट
0.08% हैं, क्रिश्चियंस 0.06% हैं, जैन 0.01% हैं, सिख 0.01% है, और बाकी सारे जो हैं जैसे कि एथेइस्ट मान लीजिए, जो किसी को मानते ही नहीं, और इसके अलावा और भी जो अलग अलग छोटे छोटे समुदाय हैं, रिलीजियस सेक्ट्स हैं, वो 0.13% हैं। मैंने पहले भी बताया कि ये जो सर्वे है ना, ये सर्वे सिर्फ और सिर्फ कास्ट का नहीं था, बल्कि उन कास्ट का जो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है, इन सभी कास्ट्स का है ना, इनका कास्ट्स का डाटा कलेक्ट करके उनको ग्रुप में डाल दिया गया। तो इन सभी कास्ट ग्रुप जो हैं, जैसे अपर कास्ट हो गए, ओबीसीज हो गए, ईबीसीज हो गए, एससीज हो गए, एसटीज हो गए, इन सब का जो सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर है, जैसे कि लिटरेसी, कितने पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन, हायर एजुकेशन है, कितना अच्छी है, कितना मतलब प्राप्त कर पाते हैं, क्या क्या रोज़गार है, इनकम कितना है, एसेट्स क्या हैं, लैंड होल्डिंग्स क्या है, हाउस कच्चा पक्का मकान, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, हेल्थ स्टेटस, डिसेबिलिटी स्टेटस, माइग्रेशन स्टेटस, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, इन सभी पे जो है सभी का जो है डाटा कलेक्ट किया गया। चलिए हम लोग उसको देख लेते हैं। लिटरेसी रेट देखें तो ओवरऑल बिहार का जो लिटरेसी रेट है वो है 67%, और अपर कास्ट ग्रुप की बात करें तो अपर कास्ट का सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है वो 84%। फिर आता है ओबीसीज़ का जो लिटरेसी रेट है वो 72%, जो ईबीसीज़ हैं उनका जो लिटरेसी रेट है वो 64%, और एससीज़ का लिटरेसी रेट है 58%। सबसे कम है एसटीज़ का जो कि है 54%। अगर हम बात करें कि हायर एजुकेशन बिहार में जो कास्ट ग्रुप है उनमें कौन कौन से जो है सबसे ज़्यादा कह लीजिए कि हायर एजुकेशन प्राप्त कर पाते हैं, तो बिहार की बात करें तो बिहार में ओवरऑल हायर एजुकेशन में जो इनरोलमेंट होता है वो 14% स्टूडेंट्स का ही होता है। यूसी अपर कास्ट जो है इनमें सबसे ज़्यादा डोमिनेंट, सबसे ज़्यादा उन्हीं का है। 25% अपर कास्ट के जो बच्चे हैं वो इनरोल कर पाते हैं, हायर एजुकेशन ले पाते हैं। सेकंड नंबर पे आता है ओबीसीज़ जो है 17% पे हैं। इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास जो कास्ट्स हैं वो 12% पे हैं। एससीज़ 10% पे, और फिर से जो एसटीज़ हैं वो सबसे कम 8% पे हैं। जब हम वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करते हैं, कहने का मतलब कितने लोग वर्क करने लायक हैं और उसमें से कौन कौन वर्क कर रहे हैं, वर्क फोर्स की बात करते हैं तो इसमें सबसे बड़ा ग्रुप बन के आता है एबीसीज़ के 42% जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, एससीज़ के 40%, ओबीसीज़ के 37%, एसटीज़ के 36%, और जो अपर कास्ट हैं वो 34%। ठीक, मंथली इनकम की बात करें, एवरेज मंथली इनकम जो पर हाउस होल्ड है ना, एक घर की बात करें, उसमें सबसे ऊपर आता है अपर कास्ट 15,000 जो है वो कमा रहे हैं, एवरेज उनका मंथली इनकम है। ओबीसी सेकंड नंबर पे हैं, वो है 12,000 रुपीज़ पर जो मंथली इनकम है उनका पर मंथ। इसके अलावा एबीसीज़ जो हैं उनका 9,000 आता है। जो एससीज़ हैं, एससीज़ आते हैं 8,000 पे, और जो एसटीज़ हैं वो फिर से सबसे आखिरी में 7,000 उनका मंथली इनकम जो है वो बनता है। आगे हम लोग डाटा देखते हैं, जो एवरेज लैंड होल्डिंग है पर हाउस होल्ड, मतलब एक घर में लोगों के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन कितनी है। अच्छा, एक चीज़ और, प्रीवियस डाटा में हमने बिहार की बात नहीं की है। बिहार की ओवरऑल पार्टिसिपेशन रेट जो है वर्कफोर्स की वो 38% है, और एवरेज मंथली इनकम जो बिहार की है वो पर हाउस होल्ड 10,000 रुपीज़ है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो जो एवरेज लैंड होल्डिंग है ना, वो बिहार के एवरेज बात करें तो 0.5 एकड़ ज़मीन जो है हर घर वालों के पास है। इसमें सबसे ज़्यादा जो है ज़मीन वो अपर कास्ट के पास है। अपर कास्ट में हर घर के पास 1 एकड़ ज़मीन है। जो ओबीसीज़ हैं उनके पास 0.7 है, ईबीसीज़ जो है उनके पास 0.4 एकड़ है, एससीज़ जो है 0.3 एकड़, और जो एसटीज़ हैं उनके पास सबसे कम ज़मीन 0.2 एकर्स है पर हाउस होल्ड। ठीक वैसे ही जब हम लोग हाउस होल्ड लिविंग इन पक्का हाउस, मतलब कितनों के पास पक्का मकान है, उसमें जो बिहार का ओवरऑल डाटा आता है वो आता है बिहार में 40% लोगों के पास पक्का मकान है। इसमें अपर कास्ट के पास सबसे ज़्यादा 60% पक्का मकान है। ओबीसीज़ में 50% को पक्का मकान है। ईबीसीज़ में 35% जो हैं उनका पक्का मकान है। शेड्यूल कास्ट जो है एससीज़, उनका 30% जो है वो पक्का मकान है, और सबसे कम फिर से एसटीज़ 25% पक्का मकान है। हाउस होल्ड्स है ना हैविंग एक्सेस टू इम्प्रूव्ड सैनिटेशन, कहने का मतलब अच्छा सैनिटेशन फैसिलिटी, चाहे इसमें जैसे कि आपको पता है नाला आ गया, इसमें आपको शौच का मतलब बाथरूम वगैरह सब आ गया। ठीक है, कि मतलब उन लोगों को एक्सेस है या नहीं, अगर उसकी बात करें तो बिहार में ओवरऑल 45% लोगों के पास सैनिटेशन फैसिलिटी का एक्सेस है ना, वो वहाँ जा सकते हैं, अपने काम को क्रियाओं को कह सकते हैं कि कर सकते हैं।
यूसीज़ जो हैं वो 70% जो यूसीज़ हैं वो एक्सेस मतलब उनके लिए इम्प्रूव सैनिटेशन फैसिलिटी एक्सेस हो जाती है। ओबीसीज़ में 55% ही एक्सेस कर पाते हैं। ईबीसीज़ में 40% के पास ही सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हैं। एसटीज़ में 35% और एसटीज़ सबसे नीचे 30%। हाउस होल्ड्स हैविंग एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, कितने घरों में बिजली है उसकी बात करें तो बिहार में ओवरऑल 80% घरों मतलब जो घर हैं उनमें बिजली है। अपर कास्ट में फिर से सबसे ज़्यादा 90% अपर कास्ट का जो घर है उसमें बिजली है। ओबीसी में 85% है। ईबीसी की बात करें तो 80% है। एससीज़ की बात करें तो 75% और एसटीज़ जो हैं वो 70% हैं। आगे और डाटा देखते हैं तो हाउस होल्ड्स हैविंग एक्सेस टू वाटर सप्लाई, कितनों के पास वाटर सप्लाई है उसकी बात करें तो इसमें बिहार में ओवरऑल 15% जो है जो हाउस होल्ड है उनके पास वाटर सप्लाई का कनेक्शन है, वाटर सप्लाई है। अपर कास्ट इनमें फिर से सबसे ज़्यादा है, 25% अपर कास्ट जो है उनको वाटर सप्लाई मिलती है। ओबीसीज़ में 20% है। ईबीसीज़ में 15% है। एससीज़ में 10% है। एसटीज़ में 5% है। फिर हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं कि हाउस होल्ड वैसे घर जिनमें कि जो है मेंबर्स बीमार हैं या डिसेबल हैं उसकी बात करें तो बिहार में ओवरऑल 10% जो हाउस होल्ड है घर है उसमें कोई ना कोई बीमार या डिसेबल पर्सनल जो है वो रहते हैं। यूसीज़ में सबसे कम है। अपर कास्ट अगर हेल्थ के मामले में देखिए तो सबसे ऊपर है। तो यूसीज़ जो अपर कास्ट हैं उनमें 5% जो लोग हैं उन मतलब घर हैं उन्हीं में कुछ डिसेबल या बीमार लोग रहते हैं। ओबीसीज़ की बात करें तो 10% हैं। ईबीसीज़ में 10% बीमार लोग हैं और एससीज़ में 15% घरों में बीमार है और एसटीज़ में सबसे ज़्यादा 20%। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जितना भी डाटा देखा उन डाटाओं में हम लोगों ने देखा कि जो अपर कास्ट हैं वो सबसे ज़्यादा कह लीजिए कि ऊपर हर फैसिलिटीज़ में हैं। फिर आते हैं ओबीसीज़, फिर आते हैं ईबीसीज़ और फिर है एससीज़ और एसटीज़। सबसे ज़्यादा अगर मान लीजिए कोई प्रिविलेज्ड ग्रुप है तो अपर कास्ट हैं और मान लीजिए सबसे कम प्रिविलेज्ड हैं जिनको कि सैनिटेशन फैसिलिटी तक जो है बहुत कम लोगों को मिल रही है वो है एसटीज़। इसके अलावा ओबीसीज़ और ईबीसीज़ जो हैं वो कह लीजिए कि एवरेज हैं, वो मीडियम स्टेज पे हैं, मीडियम लेवल पे हैं। एससीज़ और एसटीज़ काफ़ी नीचे हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि ये जो सेंसस का डाटा है इसका क्या कंक्लूजन निकलता है और इसका क्या इस्तेमाल हो सकता है आगे, उसके बारे में जानते हैं। देखिए जो बिहार का कास्ट सर्वे हुआ ना उसका कई सारे इम्प्लीकेशंस हैं इंडिया एज मतलब स्टेट लेवल पे भी इंडिया में और नेशनल लेवल पे भी। आपको पता ही है अभी 2024 में इलेक्शन होने वाला है तो कास्ट का जब से कास्ट सर्वे आया बिहार का और ओपोजिशन जो है इसके डाटा को लेकर के काफ़ी ज़्यादा हंगामा मचाई हुई है और डिमांड भी है कि आप कास्ट बेस्ड सर्वे करवाएं नेशनल लेवल पे। और जो पॉलिटिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा कास्ट के इर्द गिर्द घूमने वाली है 2024 में। अभी तक हम लोग देख रहे थे 2024 में जो है जो मुद्दा होने वाला था आपको पता है वो कहीं ना कहीं फिर से रिलीजन पे बेस्ड होने वाला है। और इसी के साथ साथ जब ये कास्ट सर्वे आया तो कास्ट भी आ गया और जैसे ही कास्ट आएगा तो आपको पता है कि हर कास्ट वाले जो है अपने हित को देखने के लिए जो है कई सारे जो प्रोपेगेंडा चलेंगे, चाहे वो किसी पार्टी की तरफ से चले हों, वो अपने फ़ायदे की बात होगी तो उसको एक्सेप्ट करेंगे, अपने फ़ायदे की बात नहीं होगी तो उसको रिजेक्ट करेंगे। तो मुद्दा जो है अब कास्ट जो है उसके चारों तरफ गरमाने की कोशिश अपोजिशन कर रही है और जो अभी बीजेपी जो पावर में है वो इसको कह सकते हैं कि ख़त्म मतलब ये जो आने वाला है इस पे जो धमाल मचने वाला है उसके लिए बीजेपी भी तैयारी कर रही है। तो खैर नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे क्या पॉलिटिक्स होता है वो तो हम लोग देखेंगे आगे चल के। अभी हम लोग जान लेते हैं कि नेशनल और स्टेट लेवल पे लोगों का क्या फ़ायदा हो सकता है उसकी बात करते हैं। ठीक, सबसे पहली चीज़ है पॉलिसी फॉर्मुलेशन में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। पॉलिसी फॉर्मुलेशन कहने का मतलब ये जो डाटा मिला है ये बहुत कह लीजिए कि इम्पॉर्टेंट है उन पॉलिसीज़ को बनाने में जो कि स्पेसिफिक चैलेंजेस फेस्ड बाय डिफरेंट कास्ट ग्रुप, मतलब हर कास्ट जो है किस तरह का चैलेंज जो है फेस कर रहा है उस हिसाब से उनके लिए उस टाइप का पॉलिसी बनाया जाए। एक नॉर्मल पॉलिसी सब पे लागू हो जाएगी तो शायद जो मोर प्रिविलेज्ड हैं उनको फ़ायदा हो जाएगा ज़्यादा और जो लेस प्रिविलेज्ड हैं उनको ना हो। तो कास्ट बेस्ड जो है वो पॉलिसीज़ अगर फॉर्मुलेट किए जाएंगे तो हर कास्ट के जो अपने मुद्दे हैं उनको देख करके पॉलिसी बनाया जाएगा तो उनको फ़ायदा होगा, उनका अपलिफ्टमेंट होगा, वो मेन स्ट्रीम में जल्दी से जल्दी आएंगे।
दूसरा जो है वो है टेलर्ड पॉलिसीज़। कहने का मतलब जो पॉलिसीज़ में काट छांट होने वाला है, इससे ये होगा कि जो इक्विटेबल डेवलपमेंट है वो होगा। कहने का मतलब अगर हमने जो है रिजर्वेशन पॉलिसी लागू कर दिया बिना डाटा को देखे, तो एक्चुअली में कौन बेनिफिट हो रहा है ये हमें पता नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे कि जो भी पॉलिसीज़ एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ हैं उनमें किसके हिस्से में कितना कह लीजिए कि रिसोर्सेज जाना है, उस चीज़ को हम लोग डाटा के हिसाब से काट छाट करेंगे। अगर कोई ग्रुप है जो कि ऊपर उठ चुका है तो उसका जो प्रिविलेज है, जो भी उनको रिजर्वेशन मिल रहा है वो कम होगा, और जो अंडर प्रिविलेज्ड ग्रुप्स हैं, कास्ट्स हैं, उनका जो है रिजर्वेशन या बाकी जो भी चीज़ें आनी हैं ना, उन सबको बढ़ाया जाएगा। तो पॉलिसीज़ टेलर किए जाएंगी, काट छाट की जाएगी। दूसरा जो इम्प्लीकेशन है वो है सोशल कोहेजन। अब कोहेजन मतलब होता है मिलाप कह लीजिए, मतलब दो चीज़ों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, अट्रैक्शन होता है, उसको कोहेजन कहते हैं। सोशल कोहेजन मतलब जो सोशल ग्रुप्स हैं, कास्ट हैं, उन सब के बीच जो है मेल मिलाप बढ़ेगा। अब बताइए कैसे। कई बार आपको पता होगा जब कास्ट की बात आती है तो लोग बोलते हैं कास्ट करने से क्या होगा कि और जातिवाद बढ़ेगा ही, लोग जो कास्ट हैं आपस में नफरत ही करेंगे। देखिए ऐसा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कि आपकी मानसिकता क्या है। घर में आपके बड़े भाई भी हो सकते हैं, मान लीजिए आप घर में कई सारे भाई बहन हैं, तो उसमें कोई अमीर हो सकता है, कोई गरीब हो सकता है। अब आप चाहें तो अपने बड़े भाई जो अमीर हैं उनसे नफरत कर सकते हैं, उनसे चिढ़ सकते हैं कि बहुत पैसा है, हमारी मदद नहीं करता। या अगर आप अच्छे से अगर आपका बर्ताव बहुत अच्छा है, एक मिलजुल के रहते हैं, तो बड़े भाई कहीं ना कहीं आपको मदद करेंगे, कहीं ना कहीं उन रिसोर्सेज जो कि मान लीजिए कि उनके पास ऑलरेडी हैं, और जैसे कि मान लीजिए ज़मीन का बंटवारा हो रहा हो, उनके पास अगर ऑलरेडी ज़मीन है काफ़ी सारी, तो वो सेक्रीफाइस कर सकते हैं कि आप रख लें। तो ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ आप क्या सोच रखते हैं, आपकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है, आप दोनों के बीच किस तरीके का तालमेल बैठता है। तो सोशल कोहेजन बहुत ज़रूरी है। जो अंडर प्रिविलेज्ड कास्ट हैं, जो कि दबे कुचले ग्रुप हैं, उनको उठाने में सोशल कोहेजन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो कास्ट डायनेमिक्स को समझना, ताकि जो सोशल कोहेजन है उसको बढ़ावा दिया जा सके। जो हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस हैं इसको मद्देनज़र रखते हैं, मतलब अब तक किस तरीके का उनके साथ बर्ताव होते आया है ना, किस तरीके से उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया है, इस चीज़ को कम करने, इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए सोशल कोहेजन को बढ़ाना और जो जो अलग अलग कास्ट्स हैं उनके बीच डायलॉग को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। और ये तभी होगा जब हम कास्ट डायनेमिक्स देखेंगे, देखने के हिसाब से किसको कितना बढ़ाना घटाना है, उस चीज़ को लेकर के उन दोनों समुदाय के जो कह लीजिए कि पावरफुल लोग हैं, जैसे नेता हो गए या फिर कोई भी सोशल ग्रुप्स के जो लीडर्स हो जाएंगे, उनके बीच डायलॉग प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। देखिए जब हम लोग बात करते हैं कि कास्ट के बीच में डायलॉग होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग आपस में बात करेंगे। उनके जो प्रभावी लोग हैं वो आपस में बात करेंगे, फिर वो अपने अपने ग्रुप के लोगों को समझाएंगे। दूसरा चीज़ है कि जो ये जो सर्वे आया है ये हमें पहचानने में मदद करेगा कि सोशल हार्मोनी है ना, जो अलग अलग कास्ट के बीच जो मतभेद हो है ना, उसको कम करके उनके बीच दोस्ती, हार्मोनी को प्रमोट करने के लिए किन किन एरियाज़ पे हमें वर्क करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम किसी भी कह लीजिए मान लीजिए दो कास्ट के बीच अगर किसी चीज़ को लेकर के मतभेद है, तो उस मतभेद को पहचानेंगे कि हाँ भाई इसको कम रिसोर्स मिला, इसको ज़्यादा मिल गया। इस चीज़ को अगर हम जानेंगे तभी तो सोशल हार्मनी को, दोनों के बीच मेल मिलाप को बरकरार रखने के लिए हम भाई दोनों को समझा के जिसको ज़रूरत है उसको देंगे, जिसको ज़रूरत नहीं है उसको नहीं देंगे या उसका कम कर देंगे, है ना। तो सोशल हार्मनी के लिए भी ये डाटा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये डाटा अगर आप चाहें तो इस पर उछल भी सकते हैं, चाहें तो इसको समझ भी सकते हैं। समझिएगा, अगर आपको बेटरमेंट चाहिए, सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट चाहिए, अलग अलग जो ग्रुप्स हैं, अंडर प्रिविलेज ग्रुप्स हैं, उनकी बढ़ोतरी चाहिए, तो आप ज़रूर इसको पॉजिटिव व्यू से देखिएगा। नहीं तो आप इसको नेगेटिव व्यू से भी देख सकते हैं। मैंने बोला ना कि आपकी इच्छा है भाई, आप अपने बड़े भाई से भी जल सकते हैं अगर उनके पास बहुत पैसा है, और अगर मोहब्बत है तो फिर आपको पता ही है कि वो आपके ग्रोथ में काफ़ी मदद कर सकते हैं। अब तीसरा जो क्षेत्र है जहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाएगा वो है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। कहने का मतलब वो कहते हैं ना, जिसकी जितनी वो क्या कहते हैं, वो जो कोटेशन का कांशी राम का था, आप लोगों को शायद याद होना हो, उन्होंने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब आप इसको किसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लेकिन जब पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो हमारे देश में दिया गया है वो इसी हिसाब से दिया गया है
कि जिस भी कास्ट या जिस भी ग्रुप का जितना आबादी होगा उस हिसाब से अगर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स संसद में या फिर विधान परिषदों में नहीं बैठेंगे तो उनका मुद्दा वहाँ तक कैसे पहुँचेगा, पॉलिसी मेकिंग में वो अपनी बात कैसे रखेंगे। तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में कास्ट सेंसस का जो डाटा है वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत ही क्रूशियल फैक्टर है कि जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको कैसे किया जाए। कहने का मतलब हो गया कि अगर मान लीजिए ये डाटा हमें बता रहा हो कि ओबीसी के ये कास्ट जो हैं वो इतने % है और इनका रिप्रेजेंटेशन मान लीजिए उनके जो हैं एक भी एमएलए एमपी उस कास्ट से नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि ऐसे जगहों को चुन करके जहाँ उनकी आबादी ज़्यादा है उनको रिजर्व कर देंगे उस कास्ट के लिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये फिक्स हो जाएगा कि उसी कास्ट के लोग आएंगे, उनमें कोई भी आ जाए लेकिन उसी कास्ट के आएंगे तो उनका रिप्रेजेंटेशन हमको देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गया एक मुद्दा। दूसरा मुद्दा ये है कि अब पॉलिटिशियंस तो इसका इस्तेमाल करेंगे इस डाटा का। देखिए पॉलिटिशियंस जो है इस डाटा को लेकर के पॉलिटिक्स खेलेंगे, ये तो एक नज़रिया आ गया। दूसरा नज़रिया ये हुआ कि जब पॉलिटिशियंस इस डाटा को लेकर के अपनी पॉलिसीज़ और अपने वादे, अपने एजेंडाज, अपनी अपील जो है लोगों को करेंगे कि भाई मुझे वोट दोगे, मैं तुम्हारे इस कास्ट को इस तरीके के रिसोर्सेज दूंगा, तो ये भले ही आप कह लीजिए कि पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से देखिएगा, अगर दो पॉलिटिकल पार्टीज आपस में टकराती है उस हिसाब से हो सकता है एक पॉलिटिकल पार्टी को दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के ये वादे अच्छे ना लगें कि भाई आप तो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं इस डाटा को लेकिन अगर आप लोगों के हिसाब से देखिए तो जिस भी कास्ट को वादा किया जाएगा उसके लिए तो फ़ायदा है ना। और हमारी जितनी भी पॉलिसीज़ है, हमारा जितना भी गवर्नेंस है वो सिर्फ़ और सिर्फ लोगों के फ़ायदों के लिए ही है, पॉलिटिकल पार्टी के फ़ायदा के लिए नहीं है। तो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन में हार मिलती है हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बस इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि कोई पार्टी जीते तो हमारा काम करे, चाहे एज अ कह लीजिए कि सिटीज़न, अगर इंडियन सिटीज़न की बात करें उसमें हमारा फ़ायदा होना चाहिए, अगर हम कास्ट की बात करें, रिलीजन की बात करें, किसी भी बेसिस पे जाए तो हमारा फ़ायदा ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी है पॉलिटिकल ग्रुप्स को चुनने में, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने में। ठीक है, तो उसमें ये डाटा बहुत ज़्यादा ही अभी देखेंगे हम लोग किस तरीके से इसको लेकर के उछाला जाता है। काफ़ी मज़ेदार जो है वो पॉलिटिक्स अभी देखने को मिलेगा, बस इंतज़ार करते रहिए। चौथा जो है वो है इम्प्लीकेशन इस डाटा का, वो रिसोर्स एलोकेशन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। गवर्नमेंट इस डाटा के हिसाब से इसको इस्तेमाल कर सकती है कि कौन से ग्रुप्स को किस जो रिसोर्सेज हैं वो कितने बढ़िया से एलोकेट किया जाए। अगर डाटा ही ना हो तो हम रिसोर्सेज कैसे इफेक्टिवली जो है एलोकेट करेंगे। कहने का मतलब हमें पता ही ना हो कि किस कास्ट को जो है सैनिटेशन फैसिलिटी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम किस तरीके से उसको फ़ायदा पहुँचाएँगे। तो ये डाटा बहुत ज़रूरी है ताकि उन एरियाज़ जिनमें ग्रेटेस्ट नीड है उसको टारगेट किया जा सके, है ना। हर कास्ट, हर वो इसलिए तो कास्ट बेस्ड सेंसस है ना कि किस ग्रुप को किस तरीके का कह लीजिए कि सब ज़रूरत है फैसिलिटीज़ की। तो जो गवर्नमेंट रिसोर्सेज का एलोकेशन करती है उसको उस हिसाब से करेगी। इसके अलावा ये जो है ये डाटा ये इंश्योर करता है कि जो डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा वो मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के पास जाए। अब इसको समझने का मतलब आप ये समझिए कि अगर गवर्नमेंट ने सबके लिए अलाउ कर दिया कि हाँ भाई सबको, मान लीजिए कि कोई एक फ़ायदा, कोई एक स्कीम के तहत सबको ये रुपया देना चाहिए, सबको ये फैसिलिटी देनी चाहिए, जबकि उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी लोअर कास्ट्स को। अपर कास्ट में समझ लीजिए 85% लोगों के पास वो फैसिलिटी थी, लेकिन अगर हमने एलोकेट नहीं किया सही हिसाब से तो क्या होगा कि जो डोमिनेंट ग्रुप होंगे, बांटने वालों में जिनका ज़्यादा जो लोग होंगे जिस कास्ट के, उनको फ़ायदा पहुंचेगा, ना कि हम उन मतलब जो मार्जिनलाइज जिनको सच में ज़रूरत है उनको पहुंचेगा। तो रिसोर्स एलोकेशन में भी इसका बहुत ज़्यादा ही इस्तेमाल होने वाला है। तो खैर हम लोगों ने कास्ट बेस्ड सर्वे को अच्छे से एनालाइज़ किया कि किस डाटा की क्या वैल्यू है, किस कास्ट के क्या डाटा आए हैं, चाहे अलग अलग फैक्टर्स पे हमने देखा हो ना, आबादी पे हमने देखा ना, इसके अलावा किसके पास कितनी ज़मीन, किसके पास पक्का मकान, कितने लोग बीमार हैं, ये सभी डाटा को हम लोगों ने अच्छे से एनालाइज़ किया। और मुझे उम्मीद है कि आप इस सर्वे को कह लीजिए कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि किस तरीके से इसका फ़ायदा लोगों के लिए हित में हो सकता है। हम लोग इस पे ज़्यादा पॉलिटिक्स नहीं करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। ये डाटा आया, इस डाटा के हिसाब से किन को ज़रूरत है किन को नहीं। अगर आप अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको ज़रूर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा उन लोगों को ऊपर उठाने में, क्योंकि अगर मान लीजिए आप फैमिली में बड़े भाई हैं, आपको मान लीजिए आपके पास काफ़ी पैसा है, तो आप ज़रूर अपने छोटे भाइयों की मदद करना चाहेंगे। ठीक उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे
हमारा हक नहीं मारा जाएगा, ये समझ लीजिए। अगर आप अपर कास्ट हैं, अगर लोअर कास्ट हैं, तो आप डिमांड कर सकते हैं अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव भेज के, या आप किसी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव को अपने वोट के दबाव में ला करके अपने पॉलिसीज़ को मनवा सकते हैं। खैर जो भी हो, आप इस पे हमेशा पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में देखें। नेगेटिव पर्सपेक्टिव में हर एक पॉलिसी जो गवर्नमेंट बनाती है वो गलत ही लगती है, गलत ही समझ में आता है। खैर, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो बस इस वीडियो में इतना ही ज्ञान दे पाऊँगा। ज़्यादा ज्ञान पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने नालायक दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।